हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 एसएसटी डेमोक्रेसी का रैपिड रिवीजन। भाई आज के लेक्चर में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, सब कवर करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। और मैंने इससे पहले भी इस चैप्टर का डिटेल में वन शॉट ऑलरेडी चैप्टर पे अपलोड किया हुआ है, तो जाके सर्च करके देखो। कुछ इस तरीके का थंबनेल आएगा, वहां से जाके इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो। जिस बच्चे ने पहले से वीडियो देख रखी है भाई, उसकी तो बल्ले बल्ले है। 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चल भाई शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है, फटाफट करते हैं खत्म। तो भैया क्या होती है डेमोक्रेसी, देख सीधा सीधा एक लाइन में समझ। जिस देश में कराए जा रहे हैं इलेक्शन, मतलब वहां पर क्या है डेमोक्रेसी। तो क्या सिर्फ इलेक्शन करवा देना कहलाता है डेमोक्रेसी? नहीं, इलेक्शन के अलावा भी ढेर सारी चीजें हैं जो उस देश में होनी चाहिए, और उससे हम कहते हैं, उन चीजों को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चल अब समझते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो देश में होनी चाहिए डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के, मतलब इलेक्शन के अलावा और क्या क्या होना चाहिए देश में ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे। सबसे पहला है भैया पॉपुलर सवर्निटी। पॉपुलर सवर्निटी बोले तो पॉपुलर मतलब पीपल, सवर्निटी बोले तो सुप्रीम पावर, यानी देश में जो सुप्रीम पावर है, मेन पावर है, वो जनता के पास होनी चाहिए। देख अभी इलेक्शन होते हैं, क्या होता है, जनता वोट डालती है, अपना नेता चुनती है। अगर नेता काम ना पसंद करे तो अगले चुनाव में वोट किसी और को डाल के नेता बदल देंगे। तो सुप्रीम पावर, मेन पावर किसके पास है, जनता के पास। और ये होना चाहिए किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शन के अलावा उस देश में क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए भैया। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, लड़की हो, लड़का हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबको समान इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सबका वोट इक्वल होना चाहिए, चाहे अंबानी जी हो, चाहे कोई सड़क पर चलता आदमी हो, सबके वोट की वैल्यू एक ही मानी जाएगी। इलेक्शन के अलावा उस देश में होनी चाहिए फ्रीडम, आजादी। आजादी अपने तरीके से जीने की, अपने तरीके से रहने की, अपना जो मन में आए खाने की, जो मन में आए पहनने की। उस देश में होना चाहिए जस्टिस। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और जिसके साथ गलत हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेताजी का बेटा अगर सड़क का एक्सीडेंट करे तो उसे छोड़ दो, और कोई आम आदमी करे तो उसे फांसी पे चढ़ा दो। उस देश में क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो इलेक्शन के अलावा जहां पर ये सारी चीजें देखने को मिले, तब बोलेंगे उस देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। अब देखो भाई इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई। अपना देश तो था अंग्रेजों का गुलाम, अब अंग्रेजों से मिली आजादी। अब देश के सामने बड़ी समस्या थी, भैया देश चलाएगा कौन। तो लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, इलेक्शन करवा लेते हैं, जनता जिसे चुनेगी वो चलाएगा देश। अब समस्या ये थी, मान लो जिसे जनता ने चुना देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अगर वही देश को बेच के भाग गया, तो जिस नेता को जनता ने चुना था देश की तरक्की के लिए, अगर उस देश को लूट के झोला उठा के चल दिए, तो ऐसा ना हो, इसके लिए उस समय लोगों ने लिखी एक किताब, और उस किताब में लिखे बहुत सारे नियम कानून कि भैया देश इस किताब में लिखे नियमों के अनुसार चलेगा। कोई भी नेता आएगा, कोई भी नेता जाएगा, देश तो चलेगा इस किताब में लिखे नियमों के अनुसार। और उस किताब को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस किताब को लिखने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को बुलाया गया, उनकी एक टीम बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसे नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उस असेंबली को लीड कौन कर रहे थे भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन सब लोगों ने मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला। तो फाइनली ये कंप्लीट हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। बट इसे लागू कब किया गया देश के अंदर, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए तुम 26 जनवरी को मनाते हो रिपब्लिक डे, और बैठ के स्कूल में खाते हो लड्डू। अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा गया जो हमारी डेमोक्रेसी को बचा के रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया पॉपुलर सवर्निटी के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। जल्दी हो गया क्या, एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, रैपिड है ना, थोड़ा तो जल्दी करूंगा। तो चल एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स बोले तो हर एक इंसान का मूलभूत अधिकार, जो इस देश में पैदा हुआ, जो इस देश का नागरिक है, वो उसका अधिकार है, ये कोई उसे छीन नहीं सकता। तो कौन कौन से राइट्स हैं, चल देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, जो इस देश में पैदा हुआ है वो सबके इक्वल है। सड़क किसी के बाप के नहीं है, हर आदमी सड़क पे चल सकता है, सब इक्वल है, सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार होगा। राइट टू फ्रीडम, हर इंसान आजाद है अपने तरीके से जीने के लिए, अपने तरीके से रहने के लिए। हर इंसान हो
उल्टा बोल दिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अब पहले क्या था, लोग गरीब थे तो गरीबों को और दबाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, उनकी जमीनें छीन लेते थे। ऐसा ना हो इसलिए उन्हें राइट दे दिया गया, कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश में वो अपने धर्मों को अच्छे से फॉलो कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, ये लिख दिया गया इस किताब में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया गया। पहले आपको पता है ना, हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, SC ST के बहुत सारे लोग थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो इस किताब में लिख दिया गया अब कोई नहीं रोक सकता किसी को, किसी के बाप में दम नहीं जो लड़कियों को पढ़ने से रोक दे, सब पढ़ेंगे और सब आगे बढ़ेंगे, ये उनका फंडामेंटल राइट बन गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और अगर कोई इनके फंडामेंटल राइट्स को छीनेगा तो उस पर होगा केस, और वो लड़ाई लड़ी जाएगी कहां पे, कोर्ट के अंदर, वो बताता है हमें ये फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब और क्या लिखा गया था भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लिखा गया था पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, और राइट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप के बारे में। देख पॉपुलर सॉवरेनिटी अभी बता के आया हूं, पॉपुलर बोले तो पीपल, सॉवरेनिटी बोले तो सुप्रीम पावर, यानी यहां पे जो मेन पावर है किसके पास रहनी चाहिए, जनता के पास रहनी चाहिए। अब देख रूल ऑफ लॉ क्या होता है भैया, तूने कोर्ट के अंदर ऐसे देखी होगी ना, न्याय की देवी या आंख में से पट्टी बांध के रखती है, पट्टी को बांध के रखती है क्योंकि इसके आगे चाहे कोई नेता है, चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई मंत्री संतरी, कोई आम आदमी, इसके लिए सब बराबर है। अगर नेता का कानून तोड़ेगा तो नेता को सजा मिलेगी, आम आदमी कानून तोड़ेगा तो आम आदमी को सजा मिलेगी। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी इसके लिए कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, कानून की नजरों में हर कोई क्या है, समान है, सबको ही बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब अगर किसी आम आदमी के साथ गलत हुआ है तो ये कानून उसे बचाएगा, गलत होने से उसके साथ कोई बड़ा आदमी होगा तो उसे भी बचाएगा, सबके लिए कानून क्या होगा, इक्वल होगा, ड्यू प्रोसेस। अब तुमने देखा होगा इसमें लिखा गया रूल ऑफ लॉ में कि जब किसी को सजा दी जाएगी तो ऐसा ही नहीं मन में आया दे दी फांसी, नहीं, एक पूरी प्रोसेस होगी, लीगल टीम बैठेगी, सुनवाई होगी, अच्छे से चीजों को सुना जाएगा, जिसने क्राइम किया है उसकी भी बात सुनी जाएगी, जिसके साथ क्राइम हुआ है उसकी भी बात सुनी जाएगी, चीजों को अच्छे से सोच समझ के फिर किसी डिसीजन पर आया जाएगा। डिस्प्यूट सॉल्व इन द कोर्ट, जब भी कहीं दो भाइयों में कहीं पर भी लड़ाई होगी तो उस मामले को कहां सॉल्व किया जाएगा, कोर्ट के अंदर सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से निकाल ली बंदूक चल मिल लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगला है भैया राइट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप कौन, जो बहुत कमजोर थे, वो लोग जो पीछे अपने इतिहास में बहुत कमजोर हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, उन्हें जरूरत थी प्रोटेक्शन की, तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, उन्हें दिया स्पेशल सपोर्ट। किन्हें दी भैया, कौन थे ये कमजोर लोग, ये थी भैया वुमेन्स। सच में इंडिया का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, उन्हें बहुत ज़्यादा सताया गया है। कभी हिस्ट्री उठा को देखोगे तो समझ आएगा, बेटियां पैदा होती थी, उन्हें पैदा होने के साथ ही मार दिया जाता था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जहां पर किसी बच्चे की 5 बहनें हैं, 1 बेटा है, तो बेटे की चाहत खत्म नहीं होती, इसके चक्कर में अब शुक्र है लोग इतना तो कंफर्म हो गए बेटियों को मार नहीं रहे, वरना पहले तो बेटियां पैदा होते थे मार देते थे। तो जरूरत थी इन्हें प्रोटेक्शन की, जरूरत थी प्रोटेक्शन की, किससे, चिल्ड्रंस को, बच्चों से काम कराया जाता था, मजदूरी कराई जाती थी, उन्हें पढ़ने नहीं भेजते थे, जरूरत थी बच्चों को प्रोटेक्शन। SC ST ये वो लोग थे भैया जिन्हें समय में समाज ने कभी आगे बढ़ने नहीं दी, इन्हें दबा के रखा गया, तो जरूरत थी इन्हें प्रोटेक्शन की। डिसेबिलिटीज, जो लोग विकलांग है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अंधे हैं, अब क्या वो भीख मांगेंगे, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें भी बचा के रखा, उन्हें प्रोटेक्शन दिया कि भैया ये भी पढ़ेंगे, ये भी आगे बढ़ेंगे। तो अब किस तरीके से इन्होंने सबको बचाया, क्या इक्वलिटी दी, और क्यों दी इक्वलिटी, इक्वलिटी इसलिए दी ताकि ये सब लोग इक्वल एजुकेशन ले सकें, लड़कियां भी पढ़ें और आगे बढ़ें, सबके बराबर बैठें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, सबको बराबर का मौका मिले, चाहे SC ST का हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई लड़की हो, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और हो लोगों के साथ क्या, सोशल जस्टिस। ये क्या था, राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, कहां पर लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या लिखा गया, लिखा गया सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। अब लोगों को पता था अगर सिर्फ एक ही आदमी के पास पावर रहेगी वो तो अपनी मनमानी करेगा, इसलिए पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। वो 3 हिस्से कौन से थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में बैठते थे भैया कुछ ये नेता लोग, ऐसे पार्लियामेंट में बैठते थे और इनका काम था कानून बनाने का। अब इन्होंने कानून बना दिया, अब इस कानून को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता था, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का। इसमें कौन आते थे, ऐसे IAS वगैरह, IPS वगैरह, ये सारे लोग इसमें आते थे। अब अगर इनमें से किसी ने गलती करी तो, चोरी चकारी करी तो, या किसी आम आदमी ने गलती करी तो उसे सजा कौन देगा, न्याय कौन देगा, उसके लिए था जुडिशरी डिपार्टमेंट। इनका काम था टू प्रोटेक्ट द लॉ,
जो लोग वहां से बना है सब लोग उसे फॉलो करें, उसे बचा के रखें। ये काम किसका था? जुडिशरी का। जुडिशरी का काम था इंसान के फंडामेंटल राइट्स को भी बचा के रखना, कि जब कहीं पर सबसे ये हार जाएगा आम आदमी तो इनके पास जाएगा। इसीलिए डाली जाती है पीआईएल। पीआईएल क्या होती है भैया? कि जब भी किसी आम आदमी को लगेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, उसे लगेगा कि देश के साथ कुछ हो रहा है, जैसे गंगा नदी या कोई भी ऐसा लगेगा गलत हो रहा है, तो कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर देगा और इन्हें उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। तो इनका काम था चेक बैलेंस करने का, चेक करने का। अगर ये गलती करें तो ये उन्हें क्या करेंगे? रोक देंगे। अब क्योंकि सारी पावर 3 हिस्सों में बढ़ गई थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो इन तीनों को हम कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा भी एक चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में, उसका नाम है मीडिया। मीडिया का फंक्शन, मीडिया का काम क्या होता है भैया? अब अगर किसी तुम्हारे घर की नाली खराब हो गई है तो मोदी जी को तो फोन मिलाओगे नहीं, मोदी जी तक अपनी आवाज पहुंचाओगे कैसे? तुम्हारी समस्या क्या है? रोड टूट गई है, क्या दिक्कत है? मोदी जी कैसे सुनेंगे? सड़क बनानी है। तो ये काम इस मीडिया का होता है कि ये आम जनता के बीच में जाए, उनकी तकलीफों को सुने और सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाए कि आम आदमी तकलीफ में है। मीडिया का काम होता है कि जब सरकार कोई गलती करे, घोटाला करे, सड़कें गिरे, लोग मरे, तो उनकी बातों को, उस सरकार को, सरकार चोरी करे, धांधली करे, तो सरकार को एक्सपोज करे। काम किसका है? मीडिया का। अगर सरकार कभी कोई नई नीति लेके आती है, कोई स्कीम लेके आती है, तो उसके बारे में जनता को बताए। काम तो यही है मीडिया का, करना यही चाहिए। बाकी हमारे देश की मीडिया कर क्या रही है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगली चीज लिखी गई, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। जिसे जनता ने चुना है सरकार चलाने के लिए, जिसे जनता ने नेता बनाया है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हमने चुना था ना वोट दे करके, तो हम अपने काम का जवाब मांगेंगे। और आज जो लड़ाई चल रही ना दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठ करके, वो इसलिए नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना है, इसलिए है कि हमें जवाब चाहिए। अकाउंटेबिलिटी है इनकी नेताओं की जवाब देने की, और जवाब हम किसी और से नहीं मांगेंगे। चुना तुम्हें है, सरकार में तुम बैठे हो, तो जवाब तुमसे ही मांगा जाएगा। और सारी लड़ाई ही इसलिए हमें चाहिए उनसे जवाब। क्यों हो रहे हैं भैया पेपर लीक? क्यों गिर जाती हैं सड़कें? क्यों टूट जाते हैं स्कूल? क्यों मिट जाते हैं गरीब के बच्चे? तो जवाब चाहिए। सारी लड़ाई इस चीज के लिए है। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है मतलब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई काम हो रहा है तो सरकार को आके जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, मैंने यहां पर इतने लगाए, यहां पर इतने लगाए, सरकार को आके जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो मतलब वहां पर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हो रही है खत्म। अगला है भैया मल्टी पार्टी सिस्टम। लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पता था कि अगर एक ही पार्टी होगी वो अपनी मनमानी करेगी। अभी तो इतनी सारी पार्टियां हैं, तब तो इस सरकार में इतना घमंड आ गया है कि इसने जनता पर लाठियां बरसाई हैं। ये बच्चों से बात करने तक के लिए नहीं आ रहे कि बच्चों से पूछ ले बच्चे दिक्कत क्या है तेरी, है। इतनी सारी पार्टियां होने के बाद अगर सिर्फ एक ही पार्टी होती ना तो जनता का खून चूस लेते, मार देते हैं उसे। इनका बस चले तो ये आम आदमी की उंगलियां काट के फ्रिज में रख लें और वोटिंग के टाइम पे इन उंगलियों से बस वोटिंग करवा लें, बस गुलाम बना के रखें जनता को। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, देश में आने वाली सारी पार्टी यही करेंगे। चुनाव होगा, सरकार बदलेगी, कोई दूसरी आएगी, वो भी यही करेगी। इसलिए जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की, इनसे जवाब मांगने की, ताकि एक नया वो चले, इन्हें इनके अंदर डर पैदा हो कि अगर गलत करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, जनता मारेगी, जूते से मारेगी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, बहुत सारी पार्टीज रखी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, से बहुत सारी देश में पार्टी हैं। और इन पार्टीज का काम क्या होता था कि ये चुनाव लड़ती थी। अगर कोई एक ही पार्टी रहेगी तो अपनी मनमानी करेगी, इसलिए बहुत सारी पार्टीज रखी गई ताकि जनता के पास ऑप्शन रहे। जब ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें चुन लेंगे, ये नहीं करेंगे तो इन्हें चुन लेंगे, ये नहीं करेंगे तो इन्हें चुन लेंगे, ताकि जनता के पास क्या मिले, बहुत सारे ऑप्शन मिले। अब देखो क्या होता था, अगर कहीं पर 100 सीटें है तो सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जो पार्टी ज्यादा सीटें लेके आएगी वो जीत जाएगी, वो बनाएगी सरकार, और सरकार बनेगी जिनका नाम काम क्या होगा, सरकार चलाने का, देश को चलाने का, कानून को बनाने का। जो हार गए वो कहलाते हैं अपोजिशन। जैसे अभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब क्या है, अपोजिशन में। इनका काम क्या होता था, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो इसके लिए आवाज उठाएं, जनता को बताएं कि ये सरकार चोर है, ये गलत कर रही है। जैसा कि अभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव कर रहे थे, उन्हें पुलिस वाले वैन में भर के ले गए थे। देखो यार मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। मुझे नहीं पता तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, बट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना उस वक्त मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी जहां पे बच्चों के सर फूटे पड़े हैं। किसी को पुलिस वालों ने ऐसे पैर से पकड़ के रोडों पे घसीटा है, किसी लड़की के कपड़े फाड़े हैं, और वो लोग जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, चप्पल में, फॉर्मल ड्रेस में आए और कुत्तों की तरह मारा है। और ये जो गोदी, मैं क्या बोलूं, ये जो मीडिया है ना, ये क्या कह रही है कि स्टूडेंट्स जो हैं पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, ये देख रहे हो? छोड़ यार, मेरे मुंह से बहुत ज्यादा निकल जाएगा।
अभी पढ़ते हैं किसके बारे में, डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया, कि इंडिया डेमोक्रेसी इंडिया में कैसे काम करती है। तो देखो भाई क्या होता है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। देख लो इंडिया में डेमोक्रेसी का हाल क्या है। चलो आज तुम्हारे लिए एक सवाल है, कमेंट में बताओ क्या लगता है, इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तुम भी स्टूडेंट हो, तुम्हें एक बात बताऊं, आज जो लड़ाई चल रही है ना, वो इसलिए नहीं चल रही, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई इस पॉलिटिकल सिस्टम से। इन्हें देना चाहिए जवाब, यह है देश डेमोक्रेसी का देश है, ठीक है। तो हम लड़ रहे हैं अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो भाई काम तुम्हारा भी यही है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये जो नेता हैं आएंगे तुम्हें पागल बनाएंगे, जाति धर्म के नाम पे तुम्हें लड़ाएंगे, तुम्हारा वोट लेंगे और तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी आए, कोई पार्टी जाए, सबके सब एक हैं। समय समय पर सबने जनता को लूटा है, सबने जनता का खून चूसा है। तो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में क्या होता था भैया, इंडिया का है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया के अंदर जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अब ये सारा काम ईमानदारी से हो, इसके लिए इंडिया में एक कमेटी बनाई गई, कुछ लोगों की टीम बनाई गई, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है कि इंडिया में समय समय पर इलेक्शन कराएं। इसका काम क्या है कि पूरे इंडिया के अंदर पोलिंग बूथ हो। ऐसा ना हो कि कोई बहुत पिछड़ा इलाका है तो वहां पर पोलिंग बूथ ही नहीं है, वहां के लोग वोट नहीं कर पा रहे। हर एक कोने में पोलिंग बूथ होने चाहिए। सीक्रेट बैलेट वोटिंग होनी चाहिए, कौन सा इंसान किसे वोट डाल रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मार देंगे यार उसे, तुमने हमें वोट क्यों नहीं डाला। पीपल इलेक्ट देयर पीपल, अब जब वोट होगा पीपल क्या करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, और नेताजी क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे। सरकार चलाएंगे, देश को बेचेंगे, वो नेताजी के ऊपर है। अगला पॉइंट क्या भैया, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, एग्जांपल से समझ। मान लो तुम्हारे पापा हैं घर पे, अब अगर सारा काम तुम्हारे पापा को ही करना पड़े, पापा को ही स्कूल की फीस भरनी है, पापा को ही ट्यूशन की फीस भरनी है, पापा को ही दूध वाले के पैसे देने, पापा को ही यहाँ पे जाना है, मार्केट में सब कुछ करना है, पापा तो परेशान हो जाएंगे। अब पापा क्या करेंगे, मम्मी को बुलाएंगे, कुछ पैसे देंगे, एक काम करो आज से घर का राशन, बिजली का बिल, दूध वाले के पैसे सब कुछ तुम्हारा। तुम्हें बुलाएंगे, एक काम कर भाई ये ले पैसे, अपने ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, अपनी बुक, स्टेशनरी सब कुछ तू देख। तो पापा ने क्या करा, पावर्स बांट दी। इससे क्या फायदा हुआ कि अब पापा के ऊपर लोड कम हो गया, ठीक है, अब तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। तो यही चीज यहां पर होती है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सारी पावर सेंटर में ना रहे, पावर्स को बांट दिया जाए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, पीएम की, पूरा देश पीएम देखेगा। अब उससे नीचे क्या होता है, देश के बाद क्या है, स्टेट्स आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब स्टेट को संभालने की जिम्मेदारी किसे दी गई, चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, सिर्फ अपना स्टेट देखेगा, कि अगर स्टेट के अंदर कोई दिक्कत आएगी तो लोग किसके पास भागेंगे, चीफ मिनिस्टर के पास भागेंगे। फिर आते हैं एमएलए। एमएलए का अपना इलाका होता है, तुमने देखा होगा ना वो बिहार का गाना सुना, चाचा हमारे विधायक है, वो वाला। तो एमएलए काम क्या होता है कि अपना जो पूरा इलाका है उसे संभाले, जब उस पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत आएगी तो लोग उस एमएलए के पास जाएंगे और एमएलए क्या करेगा, उनकी समस्या को सॉल्व करेगा। अगला भैया ग्राम सभा, फिर ऐसे होता है ग्राम पंचायत और प्रधान। प्रधान के बारे में तो सबने सुना है, प्रधान भी बहुत, सरपंच भी बहुत फेमस होता है। तो जब गांव में छोटे लेवल पर कोई दिक्कत आएगी तो लोग किसके पास जाएंगे, प्रधान के पास जाएंगे। अब अगर प्रधान के बस का है सॉल्व करना है तो प्रधान उसे सॉल्व करेगा, नहीं है तो इनके ऊपर जाएगा, फिर इनके पास जाएगा, फिर इनके पास जाएगा, और ये उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसी को बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी जनता के बिल्कुल नीचे एकदम करीब तक लोगों को बैठा दिया गया पावर में, ताकि जनता की आवाज को अच्छे से सुना जा सके। अगला है भैया क्या, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए। सबसे पहला क्या है, इलिटरेसी। इंडिया में लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेताओं की बातों में आ जाते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करते हैं, और नेता क्या करते हैं, उल्टा इन्हीं बाद में मारते हैं, इन्हीं की चमड़ी उधेड़ देते हैं। पॉवर्टी, गरीबी। देश में गरीबी इतनी ज्यादा है कि 10,000 दे दो, जनता अपना वोट भेजती है। क्यों, अब खाना देखे, पेट देखे या वोट देखे, उसे क्या मतलब है, जो गरीब आदमी उसे तो पेट भरना चाहिए ना, उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, छत मिल जाए, उसके लिए बहुत है। गरीबी बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसके लिए, अपने लिए। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब क्या होता है, हमारे देश की जो मीडिया है, नंबर 1 मीडिया ना, पता होगा ना, तो हर देश की नंबर 1 मीडिया, जिसका काम होता है कि सही न्यूज़ फैलाने का, ये क्या करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। चुनाव के टाइम पे फेक न्यूज़ चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम दुनिया भर के दंगे जैसे फसाद की खबरें चलाएंगे, जिससे कि जनता क्या है, कंफ्यूज हो जाएगी, और वोट कहाँ डालना था कहीं और डाल के आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चुनाव में दिक्कत आ जाएगी। डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। रेशनलिज्म, धर्म के नाम पे क्या होगा, लड़ाइयाँ कराई जाएंगी, धर्म के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, और धर्म के नाम पे जब वोट डालोगे तो काम कभी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खतरा किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। जेंडर इनइक्वालिटी। आज भी हमारे यहाँ क्या होता है पता है, घर का एक मुखिया होता है, आदमी होता है, और घर की औरतों को बोलता है जा करके इसे वोट देकर के आना है, और सारी औरतें उसे वोट देकर के आएंगी। जो औरत अपनी मर्जी से ये नहीं चुन सकती उसे वोट किसे डालना है, वो कैसे भाई, किस बात की डेमोक्रेसी है फिर। तो जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा खतरा है अब भी डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आज भी हमारे देश में छुआछूत की बीमारी जा ही नहीं रही है। आज़ादी कितने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये छुआछूत की बीमारी गाँव में जाके देखो आज भी बनी हुई है। लोग नाम पूछते हैं ताकि उनकी जात पता कर सके। तो जब तक ये रहेगा तब तक इंडिया के लिए डेमोक्रेसी का खतरा बना रहेगा। वीक इंप्लीमेंट ऑफ लॉस, अगर कानून बने हैं उसे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये कुछ चैलेंजेस है किसके, डेमोक्रेसी के।
आगे भाई अगला क्या है, ऐसा ही कुछ केस हमें देखने को मिला था इमरजेंसी के टाइम पे 1975 और 1977 में। इंदिरा गांधी का टाइम था, इन्होंने भी क्या करा था, इमरजेंसी लगा दी थी जून 1975 में। इमरजेंसी में हुआ क्या था, सबसे पहले तो लोगों के फंडामेंटल राइट जो थे उन्हें सस्पेंड कर दिया, किसी को कोई फंडामेंटल राइट वाइट नहीं है भाई। मीडिया जो है उसकी आवाज़ बंद कर दी इन्होंने, अपोजिशन को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, लात मार मार के जेल में डाल रहे हैं, अपोजिशन कोई बोल ही नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी क्या हुई, कमजोर पड़ने लगी। अब जब भी भैया अन्याय होगा कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा, जैसे अभी आवाज़ उठाई जा रही है जंतर मंतर पे, स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी हैं, ठीक है। तो जब अन्याय होगा आवाज़ तो उठेगी, तो उस समय भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, उसमें सबसे आगे बढ़ के कौन आया, जयप्रकाश नारायण। बहुत ज़्यादा आंदोलन चला, प्रोटेस्ट चले, कहाँ पर ज़्यादा, मेनली ये चला था कहाँ, बिहार और गुजरात में। और फाइनली इनकी जीत हुई और ये इमरजेंसी हटा दी गई कब, 1977 में। और उसके बाद फिर हुए चुनाव, और चुनाव हुआ तो उस टाइम की सरकार पलट गई, और शायद एक बार और कोई सरकार पलटने वाली है। ये बात हुई किसकी, इमरजेंसी की, इंदिरा गांधी के टाइम की। अब चलो जरा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, कि दुनिया में कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है। देखो दुनिया में मेनली दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है भैया, कि जो काम होता है, जो डिसीजन लेना होता है, जनता खुद ले लेती है। जैसे सड़क बनानी है तो लोग जनता के पास जाएंगे, वोटिंग कराएंगे, जनता अपना वोट करेगी यहाँ से सड़क बननी है कि नहीं बननी है, तो जनता खुद अपना डिसीजन ले रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और कहाँ पे देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड वगैरह में देखने को मिलता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपना नेता चुनते हैं, अब नेता क्या करेगा, उनकी जगह पे डिसीजन लेगा, अब नेता बताएगा सरकार सड़क बननी है कि नहीं बननी है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया और कनाडा के अंदर, और यहाँ पर जो मेन पावर होती है भैया वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है यूएसए यानी अमेरिका में, और यहाँ पर जो मेन पावर होती है किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। इसके अलावा यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमें जो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है वो होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये क्या होता है भैया, चुनाव यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी पीएम ही चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इनके पुराने राजा वाजा होते थे, राजा वाली प्रथा भी चलती है। राजा कोई काम नहीं करता, राजा के पास कोई खास पावर नहीं है, बस राजा को बैठा के रखा गया, जैसे कोई त्यौहार आ गया, कुछ आ गया तो राजा को आगे खड़ा कर देते हैं, लो जी आप केक काट दो। तो वहाँ पर राजा भी है और पार्लियामेंट भी है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है अपने को, यूके के अंदर देखने को मिलता है। भाई चैप्टर हो गया खत्म। देखो यार मुझे नहीं पता तुम ये वीडियो कब देखोगे, कब देख रहे हो, बट मैं आज जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बच्चों के सर फट गए हैं, खून निकला है, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और वो गुस्सा निकला है थोड़ा सा वीडियो के अंदर। ना मैं किसी पार्टी का अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी पार्टी का फेवर करता हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है भाई, मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। तो अगर मेरी बातों से भाई किसी को ठेस पहुँची हो, बुरा लगा हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ यार उसके लिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं इमोशंस थोड़े से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई इसी के साथ चैप्टर हो गया खत्म। मैंने 10-15 मिनट बोला था, लेकिन भावनाओं में बह गया, थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ा सा लंबा खिंच गया होगा, तो वो तुम देख लेना, ठीक है। अब मिलते हैं किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।